Hello everyone, how are you today? Welcome to my class, Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 14 of coordination compound. In this video, I will discuss about Werner coordination theory. This video is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. So let's start without delay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th क्लास के बच्चों के लिए भी, जी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी। इस थ्योरी को मैं आज ही कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट विद एग्जांपल, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस और नीट जी में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आज का ये वीडियो है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। सबसे पहली चीज है कि जब हम पिछले 10 से 12 वीडियो पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, उसके बाद ये वर्नर थ्योरी है तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी समझ में आएगी। तो चलो जानते हैं वर्नर थ्योरी है क्या। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर वर्नर थ्योरी में है क्या। तो पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट आपको तैयार करना है इसमें, पॉइंट नंबर 1, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन कहलाता है, तो आपको नाम याद रखना है अल्फ्रेड वर्नर, यानी अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन 1893। सबसे पहले वर्नर ने 1893 में इसको एक्सप्लेन किया था। एट फर्स्ट किसने, वर्नर ने। क्या हुआ इसमें, क्या किया इन्होंने, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1913 में इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज दी गई। किस काम के लिए, वर्नर ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की, इसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी में है क्या, क्या किया इन्होंने। तो देखिए, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1913, द फॉलोइंग एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम his work by the action of oxidizing agents on solution of cobalt 2 chloride in the presence of ammonia। यानी उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर क्या किया, वो चीज आपको ध्यान से देखना है कि उन्होंने ये कंपाउंड लिया कोबाल्ट 2 क्लोराइड। इस कोबाल्ट 2 क्लोराइड की रिएक्शन कराई अमोनिया से, किसकी प्रेजेंस में, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो जो उन्हें रिजल्ट मिला, जो कंपाउंड उन्हें मिले, उसके आधार पे उन्होंने ये चार्ट जरा समझ लीजिए कि ये चार्ट में क्या लिखा हुआ है। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इसमें कोऑर्डिनेशन थ्योरी काय के ऊपर डिपेंड है, बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है, कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, उसी की स्टडी उन्होंने वर्नर थ्योरी में की है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं इन 4 एग्जाम्पल पर, इसमें 1-2 एग्जाम्पल मैंने हटा दिए हैं, ये 4 एग्जाम्पल पर उन्होंने स्टडी की, किसने, वर्नर ने, जिसके पीछे उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। पहला कंपाउंड था COCl3 6NH3, राइट।
दूसरा COCl3 5NH3, COCl3 4NH3 एंड COCl3 3NH3। अभी तक ये कंपाउंड नोन थे, जाने जाते थे। वर्नन ने जब इन कंपाउंड्स को, ध्यान से सुनते जाना, इन 4 कंपाउंड को अलग अलग प्रैक्टिकल किया, इसे क्रायोजेनिक स्टडी बोला जाता है। तो उन्होंने क्या देखा कि इस कंपाउंड को उन्होंने वाटर में डिजोल्व किया और डिजोल्व करने के बाद ये 3 रिजल्ट्स उन्होंने देखे। पहला रिजल्ट था नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड बाय सिल्वर नाइट्रेट, यानी इनको वाटर में डिजोल्व करके किसके साथ रिएक्शन कराई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। COCl3.6NH3 की रिएक्शन किससे कराई, सिल्वर नाइट्रेट से। तो इसकी रिएक्शन से देखा गया कि 2 क्लोराइड आयन, सॉरी यहां पर 3 हैं, पहले नंबर का जो रिजल्ट है इसमें 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो गए, अलग हो गए, और बचा हुआ कंपाउंड अलग हो गया। तो यहां पर कंपाउंड कितने थे, COCl3 में 3 थे, लेकिन प्रेसिपिटेट कितने हो गए, 3 के 3 कंप्लीट, तीनों की तीनों प्रेसिपिटेट हो गए, 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए। दूसरे एग्जांपल में उन्होंने लिया COCl3 5NH3 और इसकी सिल्वर नाइट्रेट से, यानी उसके एक्वस सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन कराई। तो देखा दूसरे नंबर पर उसके 2 ही क्लोराइड आयन, जबकि यहां कितने थे, 3, लेकिन 2 ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए। तीसरे एग्जांपल पे जब हम आए तो इसमें भी 3 क्लोराइड थे, लेकिन 1 ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुआ। फोर्थ एग्जांपल में उन्होंने देखा कि यहां भी COCl3 है, 3NH3 है, लेकिन 1 भी क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। यानी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वर्क है। वर्नर थ्योरी पढ़ने के लिए पहले हमें इसकी स्टडी जान लेना चाहिए कि आखिर वर्नर ने किया क्या, जिससे हमें आगे वर्नर थ्योरी समझ में आएगी, जो आज हम पूरी चीजें पढ़ेंगे एक तरफ से। तो ये प्रैक्टिकल उन्होंने 4 जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, तो ये अलग अलग क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए। कब, जब इनकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराई गई। दूसरी स्टडी में उन्हें क्या देखा कि उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी की। मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी से ये पता लग जाता है कि ये रिएक्शन करने के बाद टोटल उस सॉल्यूशन में कितना चार्जेज है। चार्जेज तो आप जानते हैं, जैसे NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, तो 2 चार्ज आएंगे, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। MgCl2 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, यानी टोटल चार्जेज यहां पर 4 हुआ, यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। इस तरीके से चार्जेज होते हैं। तो यहां पर जब मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी की गई तो पता लगा कि COCl3 6NH3 जिसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन टोटल चार्ज उन्हें कितना मिला, 6। यहां पर एक चौंकाने वाली स्टडी थी, ये 6 चार्ज कैसे है, जो कि इसके बाद में जस्ट मैं बताऊंगा कि आखिर वर्नन क्या सोचते थे। उसी चीज को हमें सोचना है कि वर्नन ने क्या सोचा, और सोचने के बाद इन कंपाउंड्स का आज रूप ही बदल गया है। ये पुरानी स्टडी है, आज की डेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो अब इस स्टडी से क्लियर होगा। तो क्या देखा, 6 चार्जेस थे, यानी 3 क्लोराइड थे यहां पर, तो बचा हुआ 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। जब 3 नेगेटिव है तो टोटल कंपाउंड में क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो टोटल चार्जेज कितना आया, 6 चार्ज आया। दूसरे वाले में देखा कि यहां पर 2 नेगेटिव यानी 2 क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुए, तो 2 नेगेटिव चार्ज, तो बचा हुआ दूसरा कंपाउंड जो होगा वो 2 पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 चार्जेस। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ लीजिए। इस वाले कंपाउंड में उन्होंने देखा कि 1 नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव 1 प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो बचा हुआ 1 पॉजिटिव होगा, तो 2 चार्जेज वहां पर दिखाई दे रहे थे सॉल्यूशन में। ऐसे ही यहां पर जब देखा गया कि इसमें कोई भी क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, निल, यानी पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तीसरी स्टडी उन्होंने क्रायोस्कोपिक स्टडी थी, और इस स्टडी में पार्टिकल्स का पता लगता है।
जैसा हम कोलाइडी स्टडी करते हैं तो पार्टिकल का पता ऐसे लगता है कि आपने देखा कि यहाँ पर 3Cl नेगेटिव है, तो बचा हुआ पूरा जो पार्ट होगा उसमें चार्ज तो अलग होगा लेकिन पार्टिकल केवल एक ही होगा। यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज आ गए तो 3 पार्टिकल हैं और एक पॉजिटिव पार्टिकल होगा, तो टोटल 4 पार्टिकल होंगे। यहाँ पर 2 नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो यहाँ पर 3 पार्टिकल हो जाएंगे। यहाँ पर 1 पार्टिकल नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव होगा, टोटल 2 पार्टिकल होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल नील लिख देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बताए जाते हैं, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से बर्नर ने प्रैक्टिकल करके इस चीज को जाना कि इसमें इस तरीके से नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, इतना चार्जेज और इतने पार्टिकल। आखिर ये कैसे होता है कि यहाँ पर Cl तो 3 है लेकिन पार्टिकल पूरे 3 आ रहे हैं, Cl 3 है लेकिन पार्टिकल 2 आ रहे हैं, सॉरी Cl नेगेटिव 2 आ रहे हैं, और सारी चीज इसी पे डिपेंड है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीज को आपको बर्नर ने प्रैक्टिकल करके देखा, लेकिन हम इस प्रैक्टिकल स्टडी से आपके सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बर्नर थ्योरी है क्या। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि बर्नर ने कब और किस चीज की स्टडी की। तो एक ही बात याद रखना, बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बर्नर ने एक ही स्टडी की है, बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और प्रैक्टिकल द्वारा ये रिजल्ट उन्होंने लिए। इन रिजल्ट के आधार पर हम वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी समझते हैं, उनके क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब मेन पोस्टुलेट्स देख लेते हैं बर्नर्स थ्योरी के। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको, प्रीवियस पार्ट में अभी मैंने आपको कुछ बर्नर थ्योरी के बारे में बताया था कि बर्नर थ्योरी किसने दी, कब दी, किसको नोबेल प्राइज मिली और उसका मेन मतलब क्या था। उसके बाद में उन पॉइंट्स के आधार पर कक्षा 12 के लिए यानी 12th क्लास के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बर्नर्स थ्योरी। आपको इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, लिखने के लिए आता है। और ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आपको लिखना है, समझना है, और इसके आधार पर जब मैं तीसरे पार्ट में जब आगे आज बढ़ूंगा तब आपको कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। तो समझ लीजिए ये क्या है। तो देखिए मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बर्नर्स थ्योरी क्या है, मेन पोस्टुलेट इसको जरा पढ़ के देखते हैं। टू एक्सप्लेन the previous observations, Berners proposed Berners coordination theory। बर्नर ने क्या प्रपोज की, बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी को प्रपोज किया। इट्स पोस्टुलेट्स आर, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं जरा देखिए। मेन बात जो बर्नर की है वो है, बर्नर के अकॉर्डिंग जो भी मॉलिक्यूल होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें 2 टाइप की वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है एक मेटल एटम या आयन। ए सेंट्रल मेटल पजेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, नंबर ए प्राइमरी और नंबर बी सेकेंडरी वैलेंसी। 2 टाइप की वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमें बस इतना ही समझना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बर्नर थ्योरी में। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में ही ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए दिए हैं, बस इनको तैयार कर लीजिए, लिखाइए 12th क्लास में, 100% मार्क्स मिलेंगे आपको। और सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। अब आगे आगे हम चलते जाएंगे बोर्ड पर और उसके आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, क्या बर्नर सोचते थे। फर्स्ट पॉइंट है, इट करेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम और आयन। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें सेंट्रल मेटल होता है। पिछले बहुत सारे वीडियो में आपको सेंट्रल एटम के बारे में मैंने बताया है।
तो जो सेंट्रल मेटल होती है या सेंट्रल मेटल एटम होती है वो प्राइमरी वैलेंसी अगर उसमें कोई बोल रहा है तो इसका मतलब होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बोले कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो समझ लीजिए वो प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंड पॉइंट को देखिए, इसमें इट करेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन। इसका मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी वैलेंसी का ही मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर है उस मेटल एटम का। तो मेटल एटम का अगर प्राइमरी वैलेंसी कोई कहता है तो समझ लीजिए वो ऑक्सीडेशन नंबर है, और अगर कोई कहता है ये सेकेंडरी वैलेंसी है तो समझ लीजिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये दो नाम उन्होंने दे दिए, प्राइमरी वैलेंसी के और सेकेंडरी वैलेंसी के। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो प्राइमरी वैलेंसी, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। दो नाम उन्होंने चेंज कर दिए। साथ साथ मैं बता भी देता हूं इसमें जो मैंने नहीं लिखा है कि जो वैलेंसी होती है वो यहां पर 2 टाइप की जो रिप्रेजेंट की गई है, तो ये दोनों ही वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर हम प्राइमरी वैलेंसी किसको माने, तो ये हमें लिगेंड पर डिपेंड करेगी। अगर उसमें लिगेंड यानी नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव आयन की। अब यहाँ पर लिगेंड शब्द नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है? नेगेटिव आयन। उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने नेगेटिव आयन होंगे उसके आधार पर हम उसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। अब दूसरे पॉइंट में इधर देखिएगा, इट मे बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और बोथ, यानी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होगी या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा सेटिस्फाई होगी, और हो सकता है उसमें दोनों हो तो दोनों के द्वारा सेटिस्फाई होगी। तो यहां पर इसको विशेष ज्ञात है, लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा? केवल और केवल नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन ये नेगेटिव आयन द्वारा भी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा भी या बोथ के द्वारा सेटिस्फाई होती है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, अब ध्यान देंगे। द अटैचमेंट ऑफ मेटल आयंस with the negative ligand is shown by dotted line। अटैचमेंट ऑफ मेटल आयन बोला जाता है, यानी लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बताएंगे आप, तो प्राइमरी वैलेंसी को इस डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करना हमें जस्ट इसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल से सिखाता हूं कि ये प्राइमरी वैलेंसी में किस तरीके से डॉटेड लाइन लगाई जाएगी। इसी टाइप से जब इधर आओगे तो द अटैचमेंट ऑफ मेटल आयन विद द नेगेटिव लिगेंड इज शोन बाय थिक लाइन। अब यहां पर मैंने जो नेगेटिव लिगेंड लिखा है ना, इसमें नेगेटिव लिगेंड के साथ साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आएगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव लिगेंड हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो यहां पर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जो कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां पर ये सॉलिड लाइन लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव लिगेंड भी यूज हो रहा है तो ये डॉटेड लाइन के साथ साथ में सॉलिड लाइन भी यूज होगी। कुल मिलाकर के ये है, दोबारा से सुन लो कि अगर आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सॉलिड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें सॉलिड लाइन के अलावा नेगेटिव लिगेंड भी हैं तो उसे हम सॉलिड लाइन के साथ साथ उसमें डॉटेड लाइन भी यूज करेंगे। ये है बस मतलब, इसको मैं अभी एग्जांपल द्वारा आपको सिखाता हूं। अगले बात में देखिए, इट इज नॉन डायरेक्शनल, यानी प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल नहीं होती है, ये बॉन्ड किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है। इट इज डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, लेकिन ये कैसी है?
डायरेक्शनल है। क्या मतलब होता है डायरेक्शनल का? डेफिनिट डायरेक्शन इन द स्पेस। इसका जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स्ड होता है स्पेस में, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करती है। वो लिगेंड जो सेंट्रल एटम से डायरेक्शनल बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 4 पॉइंट्स आपको विशेष रूप से तैयार करना है, इन्हीं को लिख करके आना है और इनको बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद में इन चारों पॉइंट्स को मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल द्वारा अभी आपको सिखाता हूं, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। आप देख लीजिए इन सभी के एग्जाम्पल जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर मैंने आपको पॉस्टुलेट्स बताए। उन पॉस्टुलेट्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन किया गया है, उनमें डिफरेंस बताया गया है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को दोनों वैलेंसी में याद तो वो कर लें, लेकिन उनके अंदर के कंटेंट समझ में नहीं आए हों, तो आपको इस एग्जाम्पल्स के द्वारा वो सारे पॉइंट समझ में आएंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, और बर्नर पहले क्या सोचते थे और अपने रिजल्ट के आधार पर उन्होंने मॉडर्न क्या फॉर्मूले बनाए। तो इन एग्जाम्पल्स को समझिए। देखिए, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में ये आपको जो बर्नर ने ये फॉर्मूला दिया था COCl3 6NH3, इस फॉर्मूले पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था और बताया कि जब इसे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोराइड के 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होते हैं। उस रिजल्ट के आधार पर उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए, यानी वो आयोनाइजेबल हैं, तो आयोनाइजेबल नेगेटिव आयंस को उन्होंने इस बड़े ब्रैकेट के बाहर रखा। रियल में ये ओल्ड फॉर्मूला है जो आजकल इसका यूज नहीं होता है। अब जो होगा वो इसका यूज होगा और आपको जो आंसर निकालने होंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालने होंगे। ये तो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं कि उन्हें कैसे पता लगा कि COCl3 6NH3 को एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में डिजॉल्व करते हैं तो क्लोराइड के 3 आयन प्रेसिपिटेट होते हैं। इसका मतलब निश्चित जाहिर है, उन्होंने सोचा कि Cl3 ये आयोनाइजेबल आयन है। और आयोनाइजेबल क्या होता है? जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल होती है वो आयोनाइजेबल नहीं है। तो यहां पर Cl3 नेगेटिव आयन मिले उन्हें, तो उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि CONH3 का होल 6 और Cl3। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है और इससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो आप देखिएगा ध्यान से इस चीज को कि COCl3 6NH3। अब इसको भूल जाओ, आप इसकी बात करेंगे, हमारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। तो इसमें मैंने CO ए सेंट्रल मेटल है, इससे अमोनिया ने न्यूट्रल लिगेंड 6 जुड़े हुए हैं, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिगेंड होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन्हें सॉलिड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सॉलिड लाइन देखिए आप, ये सॉलिड 6 सॉलिड लाइन आप दिखा रहे हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी ये कोऑर्डिनेशन नंबर इससे निकाला जाता है। अगर आप इस कंपाउंड में कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ये 6 अमोनिया 6 सॉलिड लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसके द्वारा हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। ठीक है, और इसी को कहेंगे हम सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, जो लार्ज ब्रैकेट के बाहर लिखी गई है, नेगेटिव आयन होते हैं। इसे हम डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट, 3 डॉटेड लाइनें हैं, Cl Cl एंड Cl। इसका मतलब ये
प्राइमरी वैलेंसी है। तो बस आपको इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये देखना है, आपको दिखाई देगा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान रखिए, सॉलिड लाइन हो तो सेकेंडरी वैलेंसी, अगर डॉटेड लाइन हो तो प्राइमरी वैलेंसी। पहली बात तो ये है। अभी दूसरा कंफ्यूजन आएगा, इसमें भी थोड़ा सा बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया प्राइमरी वैलेंसी क्या है दूसरा और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। यही इसके अंदर बताया गया है। अच्छा, और दूसरा एग्जांपल देखिए अब इधर, एग्जांपल नंबर 2 में CONH3 का होल 5Cl लार्ज ब्रैकेट में है और Cl2 बाहर है। पहले इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता था COCl3 5NH3। इससे हमें पता नहीं लगता था कि इसको आयोनाइज होने पर कितने Cl निकलेंगे। प्रैक्टिकल के द्वारा पता हुआ कि CaOCl3 5NH3 में अगर इसका आयोनाइजेशन करें तो आपको ओनली 2 Cl प्रेसिपिटेट होंगे, ओनली 2 Cl प्रेसिपिटेट होंगे। इसको देख के नहीं बता सकते क्योंकि प्रैक्टिकल के द्वारा पता लगा। इसको देख के बता सकते हैं कि जो Cl बाहर है वो ही प्रेसिपिटेट होगा। तो यहां पर इस फॉर्मूले में देखेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो लार्ज ब्रैकेट के अंदर होती है, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड हो चाहे वो नेगेटिव लिगेंड हो, कंप्लीट से निकाली जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां देखिए 5NH3 है और 1 Cl है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। इन NH3 को हम और इस Cl को सभी को सॉलिड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। देख लो 1 2 3 4 और 5 NH3 सॉलिड लाइन है, लेकिन Cl जो अंदर है उसमें मैंने सॉलिड लाइन के साथ साथ डॉटेड लाइन भी लगाई है। तो ये Cl कोऑर्डिनेशन नंबर को V रिप्रेजेंट करेगा, राइट, क्योंकि सॉलिड लाइन भी है साथ साथ में ये डॉटेड लाइन भी है। और जहां केवल डॉटेड लाइन है इसका मतलब होता है ये आयोनाइजेबल आयन है जो बड़े ब्रैकेट के बाहर रखे जाते हैं। 2 Cl जो बाहर हैं जो आयोनाइजेबल हैं वो Cl है, यानी ये 2 Cl प्रेसिपिटेट होते हैं। इससे हमें पता लगता है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, जो आयोनाइजेबल है, जो नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, जिसमें नेगेटिव भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रल भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, इस कंपाउंड में CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 5 and 1 6। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो हम नेगेटिव आयन से निकालेंगे, नेगेटिव लिगेंड से निकालेंगे। तो ये देखिए काउंटर आयन Cl से भी निकालेंगे और इस अंदर से Cl से भी निकालेंगे, तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा। या फिर हम इसको अलग कर देंगे, इसका चार्ज बना लेंगे, उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है। आगे चलिए, अब देखिए ये फॉर्मूला पहले होता था ये वाला, जिस पर बर्नर ने वर्क किया था। COCl3 4NH3 एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई तो केवल 1 Cl नेगेटिव प्रेसिपिटेट हुआ, यानी ये बाहर दिखाया गया। जो प्रेसिपिटेट होता है वो बाहर दिखाया गया। अब आपको नहीं करना है ये प्रयोग, आपको तो एग्जाम्पल आएंगे उनको देख के बताना है कौन सा आयोनाइजेबल है। तो आप कहेंगे Cl, ओनली 1 Cl। ये अंदर वाले Cl आयोनाइजेबल नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल है। और अंदर वाला जो भी लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सेकेंडरी वैलेंसी। बाहर जो आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी, यानी आयोनाइजेबल। अंदर वाले मॉलिक्यूल से केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात यहां पर देख लीजिए कि ये जो देखिए 1 2 3 4 5 and 6 ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। और प्राइमरी वैलेंसी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये केवल ये वाला Cl आयोनाइजेबल Cl कर रहा है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को आपको ऐसे डिफाइन करना है।
फोर्थ एग्जाम्पल में और समझ लीजिए, JaCOCl3O3NH3, जबकि Cl इसमें भी 3 है, लेकिन एक भी Cl प्रेसिपिटेट नहीं होता है अगर इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, बल्कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अगर इसका हमें डायग्राम बनाना है और पूछा जाए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी, तो यहां पर सेकेंडरी बैलेंसी तो क्लियर है, 3 और 3 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। और प्राइमरी बैलेंसी निकालने के लिए बाहर तो कुछ है नहीं, तो हम इस Cl से यानी नेगेटिव आयन से हम प्राइमरी बैलेंसी निकालते हैं, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। तो यहां से हमें प्राइमरी बैलेंसी का पता लगता है। तो यहां पर जो सॉलिड लाइन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डॉटेड लाइन यानी इसमें अलग से कोई डॉटेड लाइन है ही नहीं, अलग से कोई डॉटेड लाइन नहीं है, तो सॉलिड के साथ में डॉटेड लाइन भी है। तो ये Cl कोऑर्डिनेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करेगा और प्राइमरी बैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करेगा। इससे हम निकाल सकते हैं। ये इसका मेन प्रोसीजर है। जो कुछ मैंने बोला है अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये चीज़ समझने में आपको आई होगी। फिर भी ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको दोबारा सुनिए कि प्राइमरी बैलेंसी क्या है और सेकेंडरी बैलेंसी क्या है, सॉलिड लाइन क्या है और डॉटेड लाइन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस वर्नर ने डिफाइन किया था। इस एग्जाम्पल को करने के बाद ये ध्यान रखिए, ये मॉडर्न फार्मूला है ऊपर वाले, नीचे वाला ओल्ड फार्मूला है। अब हमें जो वर्क करना है वो ऊपर वाले फार्मूले से करना है, इन्हीं को देख करके हमें सारे आंसर सॉल्व करना है। अभी मैं नेक्स्ट इसके आगे जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, और अब आपको मैं इसके एग्जाम्पल करा के बताता हूँ कितने सिंपल एग्जाम्पल होते हैं, एनसीईआरटी में हो या फिर कंपटीशन में आएंगे, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलो अब समझ लेते हैं, बर्नर थ्योरी का एंड करते हैं। पूरा सार इस चार्ट के अंदर आपको आ जाएगा। इससे करने के बाद अब आप पिछला भी वीडियो अगर भूल जाते हैं तो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इसको और समझ लीजिए, इसी के आधार पर आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो समझिए क्या है ये। इसमें पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, नंबर 1, COCl3.6NH3। ये हमारा बर्नर का ओल्ड फार्मूला है जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही था, अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे उन्होंने जो मॉडर्न फार्मूला बनाया तो हमें प्रैक्टिकल के द्वारा ही पता लगा था कि अगर हम इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से 3Cl कंप्लीट 3Cl प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसी को उन्होंने आयोनाइजेबल के रूप में देखा और फॉर्मूला देखिए क्या बनाया। Cl3 यानी 3Cl नेगेटिव आयन मिले इनको, तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखा। तो इसको इसमें इस तरीके से लिखा गया, देखिए लार्ज ब्रैकेट, सबसे पहले सेंट्रल मेटल CO, उसके बाद में NH3 कितने थे यहाँ पर 6, तो इसको इस तरीके से लिखा NH3 का होल 6 और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। आयोनाइजेबल Cl कितने थे 3 थे, उनको इस लार्ज ब्रैकेट के बाहर रखा यानी Cl3। जो प्रेसिपिटेट हुए उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखा। इससे हमें पता लगा कि ये अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं या इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी कुछ होगा वो आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, Cl3 अलग हो जाएगा और एक ये अपना आयन अलग बना लेगा, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव।
तो इस फॉर्मूले का आज की डेट में ये मतलब है। अगर हम प्रैक्टिकली पता नहीं होता तो इस फॉर्मूले से मैं ये फॉर्मूला नहीं बना सकता। हम ये हम बर्नर थ्योरी के आधार पे ही ये आंसर लिखा है। अब आप इसको भूल जाइए, आपको केवल ये याद रखना है और इसके आधार पर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? देखिए कैसे सॉल्व करना है, कुछ और चीजें इसमें जाने। जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो कैटाइन क्या होगा और एनाइन क्या होगा। तो कैटाइन क्या यानी आयोनाइज होगा तो जी बाहर वाला ये दो भागों में बढ़ जाएगा, ऐसे ये अलग होगा और ये अलग होगा। कैसे लिखेंगे कैटाइन? लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको चार्ज लगाना, कैटाइन कितने आएंगे तो Cl देख लीजिए बाहर 3Cl है, 3 नेगेटिव चार्ज है तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस ये है, इसके आधार पर हम कैटाइन पर चार्ज बता सकते हैं, राइट। अब आपसे पूछा गया एनाइन कितने हैं तो 3 Cl है, नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 3 Cl नेगेटिव। ये आ गया, है ना आसान। हम एनाइन बता सकते हैं, कैटाइन बता सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला दिया जाए। इसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं 6 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं इसके आधार पर कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। बहुत सारी चीज़ें इसी से निकल आती हैं जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो कितने हुए, ये पूरा आयन माना जाएगा। ये कैटाइन कंप्लीट एक आयन मानेंगे, चार्ज 3 है लेकिन एक आयन है और यहाँ पर 3 Cl अलग अलग हैं तो 3 और 1 यानी टोटल 4 आयन होंगे। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, 4 आयन। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो तो फिर मैं आपको क्वेश्चन जब दूंगा उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। अभी इसको और एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए जो वर्नर ने और कौन कौन से एग्जाम्पल्स पर प्रयोग किया। मैंने एक ही एग्जाम्पल COCl3 वाला लिया है, क्रोमियम पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए अब आगे इसी को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 सेकेंड उन्होंने फॉर्मूला ये लिया COCl3.5NH3। अब उन्होंने अमोनिया की संख्या कम कर दी और इसके आधार पर उन्होंने जो उसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये था, देखिए लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल 5 NH3 का होल 5 और इसमें ओनली 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए थे तो 1 Cl इसमें अंदर ही रह जाएगा। इसको हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे Cl2। प्रैक्टिकल रिपोर्ट क्या थी, इस वाले फॉर्मूले में सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए थे तो प्रेसिपिटेट को हमेशा लार्ज ब्रैकेट के बाहर दिखाया जाता है। बचे हुए Cl को हम अंदर कर देंगे। जी आपको बार बार बता रहा हूं, जो अंदर आपके लिगेंड है चाहे न्यूट्रल हो या नेगेटिव लिगेंड हो, उससे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है और ऑक्सीडेशन नंबर हमारा नेगेटिव लिगेंड और नेगेटिव आयन से निकलता है। देखो नेगेटिव आयन यहाँ पर है जिसे काउंटर आयन बोलते हैं और ये नेगेटिव लिगेंड है, इन दोनों से हम आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, राइट। तो अब आपको अगर आपको कोई कहे कि कैटाइन बताओ तो बस इसको ले लो अकेला, लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज। Cl बाहर कितने हैं, 2 Cl नेगेटिव है तो यहां पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां पर आयंस कोई पूछे तो क्या होगा, यहां पर ये वाले Cl2 यहां लिख देंगे, 2 Cl नेगेटिव। टोटल आयंस कितने होंगे, 1A हो गया, 2A हो गया तो टोटल आयन हमारे कितने हैं, 3 टोटल आयन कितने हैं, 3 आयंस 4 आयंस। ओके, इस एग्जांपल को भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 COCl3.4NH3
इसका अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो देखिए ये होगा लार्ज ब्रैकेट CONH3 का होल 4 और इसमें एक ही Cl प्रेसिपिटेट होता है तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा Cl2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर आएगा Cl। इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये प्रैक्टिकल रिपोर्ट के आधार पर है और अब आपको वो याद रखना भी नहीं है, कंपटीशन में यहाँ से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख लिए 3Cl है तो 2 अंदर और 1 बाहर कर दिया, जो प्रेसिपिटेट हुआ उसको बाहर लिख दिया। इससे हमें अभी कैटाइन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैटाइन कैसे निकालेंगे? लार्ज ब्रैकेट CONH3 का होल 4 Cl2 बंद, एक Cl है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर ओनली Cl नेगेटिव, और टोटल कितना हो गया 1 और 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 आयंस। ये आंसर आ गया, आयंस निकालना आ गया होगा आपको। अभी भी नहीं आया है तो 4th एग्जाम्पल में और सीख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 COCl3.3NH3, इस पर एक्सपेरिमेंट हुए। इसमें क्या हुआ, कोई Cl प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, लार्ज ब्रैकेट CONH3 का होल थ्राइस, Cl3 अंदर ही रहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी Cl प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो कैटाइन क्या होगा, नील, कोई कैटाइन नहीं। एनाइन क्या होंगे, नील, कोई एनाइन नहीं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कहोगे, यही पार्टिकल है जो कुछ ना तो पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन है, तो इसको यहां पर डैश लगा देंगे। तो अगर कोई पूछे तो 1, क्योंकि वहां पर आयन कह रहा है तो 1 तो लिख नहीं सकते। टोटल नंबर ऑफ आयंस, यहां पर कोई भी आयंस नहीं है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होता या चार्ज लगा होता तो हम 1 पार्टिकल कह सकते थे, 1 आयन कह सकते थे, तो वहां पर मैंने डैश लगा दिया, कुछ भी यहां पर नहीं आएगा, 0 0 आंसर आया। इस टाइप से हम बर्नर थ्योरी को कंप्लीट, इसी चार्टर को कर लो तो बर्नर थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। हमें इस फॉर्मूले से 2 ही बातें सीखना है, प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी सेकेंडरी बैलेंसी का भी आगे चल के काम खत्म। आपको ऐसे याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लार्ज ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी से निकालेंगे, चाहे वो कैसा भी लिगेंड हो, न्यूट्रल या नेगेटिव। और ऑक्सीडेशन नंबर हम अंदर और बाहर आपके जो भी नेगेटिव लिगेंड और आयंस हैं उसके द्वारा निकाला जाएगा। इतना पढ़ने के बाद मेरे अंदाज में आपको वर्नर थ्योरी समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से कर लीजिए। इसके क्वेश्चंस में कल नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।